लव वाली से अच्छी अरेंज मैरिज वाली बहू की प्रेगनेंसी। अभी तक तेरा खाना नहीं बना, इतना समय क्यों लगा रही है? माँ जी बस थोड़ी देर और, खाना बन ही गया। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। तेरे से शादी करके तो मेरे राघव के भाग्य ही फूट गए। उसके बाद भी उसने तुझे अपने साथ रखा है, फिर भी मेरे बेटे को कभी समय पर खाना नहीं मिलता है और ना ही इस घर में तेरे से कोई काम ही सही तरीके से होता है। मैं तो अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं तो राघव जी का पूरा ध्यान रखती हूँ और ना ही उनके काम में कोई लापरवाही करती हूँ। समय पर उनका खाना, ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़े तैयार करना, इन सभी के बाद बाकी दूसरे लोगों के काम भी समय पर कर देती हूँ। अरे बहू, जो काम सही समय पर करना चाहिए था वो काम तो तूने कभी सही समय पर किया ही नहीं। अगर सही समय पर हमारी सलाह मान ली होती तो आज इस घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही होती। खैर छोड़, अब तो हमें तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। माँ जी, आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं भी अपने ससुराल को संतान देना चाहती हूँ, पर जब अभी तक मेरे भाग्य में माँ बनना नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादी के 3 साल बाद भी जब तुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, इसके बावजूद हम तुझे अपने घर में रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना तुझे घर से बाहर निकाल कर मुझे तो अपने बेटे की किसी दूसरी लड़की से शादी करवा देनी चाहिए थी, जो अब तक इस घर को एक बच्चा तो दे ही दी होती। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। रोज भगवान से अपने ससुराल की उन्नति और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। साथ ही हर रोज भगवान से विनती करती हूँ कि मेरी सूनी गोद भी भर दे। तू रोज भगवान से प्रार्थना करती है, उसके बाद भी तेरी सूनी गोद नहीं भर रही है, इसका मतलब तू प्रार्थना भी सही से नहीं करती है। इस तरह पायल की सास और दादी सास पायल को बच्चे न होने का ताना मारकर चली जाती हैं। वहीं पायल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती है क्या? मेरी ना सही तो इस परिवार वालों की ही प्रार्थना सुनकर मुझे एक बच्चा दे दे। कहीं कल को अगर मेरे ससुराल वालों को कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरे पति से शादी करने के लिए राजी हो जाए, तब मैं क्या करूंगी? इस तरह पायल खुद से बातें करते हुए खुद को संभालती है और किसी तरह खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं और पायल के साथ उसके ससुराल वालों का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। ऐसी एक दिन पायल घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी संगीता पायल के पास आती है। जब देखो कुछ न कुछ करके टाइम पास ही कर रही होती है। 1 घंटे से देख रही हूँ सिर्फ झाड़ू यहाँ से वहाँ हिला रही है। ले पकड़िए थैला और सामान की लिस्ट। घर में तो तुझसे कोई काम होने वाला है नहीं, जल्दी जा बाजार से ये सामान लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं भी सारा सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर पायल थैला और सामान की लिस्ट लेकर घर से निकल जाती है। पायल थोड़ी दूर ही गई होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। हे भगवान, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। माँ जी से पैसे लेना ही भूल। अब ऐसी हरकतें करूंगी तो माँ जी तो कहेंगी ही ना कि मैं जानबूझकर टाइम वेस्ट करती हूँ। अब और टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से घर जाकर माँ जी से पैसे लेकर बाजार जाती हूँ। इतना कहकर पायल घर आती है, जहाँ पूरा परिवार कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। महेंद्र जी, मुझे आपका लड़का बहुत पसंद है। बताइए तो फिर किस दिन शादी रखें? आप लोग देवर जी की शादी तय कर रहे हैं? हम किसी के देवर से शादी करने नहीं आए। हम महेंद्र जी के बड़े बेटे राघव का रिश्ता लेकर आए हैं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। उनकी शादी हो चुकी है, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महेंद्र जी? आपने तो बोला था आपके बड़े बेटे की बीवी उसे पैसों के लिए छोड़कर चली गई। पूरे परिवार के पास मिस्टर शर्मा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। सभी चुपचाप खड़े होते हैं, तभी राघव आता है। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? और आप दोनों कौन हैं? क्या तुम ही महेंद्र जी के बड़े बेटे राघव हो? हाँ, मैं ही उनका बड़ा बेटा राघव हूँ। और ये औरत तुम्हारी बीवी है? हाँ, पायल मेरी बीवी है। पर आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों को यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया था। हमने तो रिश्ता तय भी कर दिया था। सही वक्त पर तुम्हारी बीवी ने आकर सारी सच्चाई बता दी। जी माफ कीजिएगा, मेरी शादी हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आपस में बड़बड़ाते हुए गुस्से से घर से निकल जाते हैं। वहीं राघव अपने परिवार वालों से पूछता है, आप सभी लोगों का दिमाग तो ठीक है? ये आप लोग क्या करने जा रहे थे? झूठ बोलकर एक शादीशुदा इंसान को आप दोबारा शादी कराना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं? इसमें गलत ही क्या है? तू दूसरी शादी करेगा तभी ना इस घर को वारिस देने वाली बहू आएगी। इसी तरह पूरे परिवार और राघव में जुबानी जंग छिड़ जाती है।
एक तरफ परिवार के बड़े बुजुर्ग जो घर की बहू के बच्चों की शक्ल देखना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ राघव जो किसी भी हालत में पायल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। परिवार वालों को आपस में लड़ता देखकर पायल रोते हुए कहती है, मेरी वजह से आप लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। नहीं पायल, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब हमारे खानदान को अगला वारिस नहीं मिलेगा। खानदान के अगले वारिस के लिए मैं पायल के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों को सिर्फ आपका अगला वारिस ही चाहिए तो जरूरी तो नहीं कि आप मेरी दूसरी शादी कराएं। अरे मेरी दूसरी शादी करवाने की जगह आप लोग विजय की शादी करवा दीजिए। वो भी मेरी तरह इसी खानदान का बेटा है, उसके बच्चे भी हमारे खानदान के ही वारिस कहलाएंगे। इतना कहकर राघव पायल का हाथ पकड़ता है, उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझाता है। वहीं घर वाले राघव के लिए रिश्ता देखना छोड़ देते हैं और विजय के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। मम्मी ये देखो, ये लड़की अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, मुझे तो ये लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरे छोटे पोते की शादी इस लड़की से होगी। अरे एक बार इस लड़की की फोटो तो देखो, मुझे ये लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। पूरा परिवार अपने छोटे बेटे विजय के लिए लड़कियों की तस्वीरें देख ही रहा होता है, तभी विजय आता है। क्या कर रहे हैं आप लोग और इतनी सारी तस्वीरें? हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। इन तस्वीरों में से कोई एक लड़की अपने लिए पसंद कर ले। पर आप लोग अचानक से मेरी शादी के लिए लड़कियां क्यों ढूंढने लगे हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे अभी नहीं करनी तो कब करेगा शादी? तेरे बड़े भाई की शादी तो कॉलेज पूरा होने के अगले साल ही करवा दी गई थी। हाँ, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। नहीं, शादी तो तुझे इसी साल करनी पड़ेगी। मुझे इस बूढ़ी की आंखों का क्या भरोसा कब बंद हो जाए। इन आंखों के बंद होने से पहले मुझे मेरे पर पोते पोतियों का चेहरा तो दिखा दे। अगर ऐसी बात है तो मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, मैं लव मैरिज करूंगा। और मैंने लड़की भी पसंद कर लिया, लड़की भी मुझे पसंद करती है। हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज नहीं होती। तेरे बड़े भाई की भी अरेंज मैरिज ही हुई है। मैंने कमिटमेंट कर दिया है, अब शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। विजय की बात से सभी परिवार वाले नाराज हो जाते हैं और सभी में कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ देर आपस में बात करने के बाद सभी कहते हैं, हम बड़ों के प्यार का तुम बच्चे बहुत नाजायज फायदा उठाने लगे हो। लड़की कौन है? लड़की का नाम निशा है। हम दोनों ने साथ में जॉब ट्रेनिंग ली थी, वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। सिर्फ माँ के अरमान की वजह से हम तेरी जिद के आगे झुककर शादी के लिए हाँ कह रहे हैं। अगले दिन महेंद्र निशा के परिवार वालों से बात करता है। फिर विजय और निशा की लव मैरिज करवा दी जाती है। निशा बहू बनकर अपने ससुराल आती है। संगीता निशा का गृह प्रवेश करवाती है और गृह प्रवेश के बाद संगीता कहती है, हमारे बेटे से हमने तुम्हारी शादी करवा दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को महारानी समझने लग जाओ। अब जब हमने अपना फर्ज समझकर तुम दोनों की शादी करवा दी है तो अब तुम बच्चों का भी फर्ज बनता है हमारे लिए कुछ करने का। जी कहिए ना दादी सासू माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे अपने परपोते और पोतियों का चेहरा दिखा दे। मतलब मुझे तेरे बच्चों को गोद में लेना है। अभी तो मुझे इस घर में आए 2 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने बच्चों की डिमांड कर दी। इन्हें सच में लगता है कि मैं इतनी जल्दी कोई बच्चा करने वाली हूँ? नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं कोई बच्चा नहीं करने वाली। हम तुझे कौन सा कह रहे हैं कि तू कल ही बच्चे लाकर हमारी गोद में रख दे। आराम से बच्चे करना, पर मेरी बूढ़ी आंखें बंद होने से पहले अपने बच्चों का चेहरा दिखा देना। बाकी की बातें आप लोग कल कर लीजिएगा, इससे ज्यादा देर तक हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर विजय निशा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। विजय, तुमने कहा था, तुमने अपने परिवार में हमारे बारे में बता दिया है। नीचे मम्मी जी और पापा जी के चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस शादी से खुश है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार ही ज्यादा सोच रही हो। आज पहला दिन है ना तुम्हारा ससुराल में, इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, अब सो जाओ। निशा और विजय अपने कपड़े चेंज करके सो जाते हैं और अगली सुबह निशा हमेशा की तरह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी निशा के पास पायल आती है। निशा, तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरा डेली वार्म अप है। मैं फिट रहने के लिए हर रोज वार्म अप करती हूँ। इसी वार्म अप की वजह से मैं इतनी फिट हूँ और मेरा फिगर प्रॉपर शेप में है। अच्छा, वैसे माँ जी तुम्हें पहली रसोई के लिए बुला रही हैं। निशा पायल के साथ एक्सरसाइज के कपड़ों में ही किचन में जाती है। छी छी, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। इसीलिए मैं लव मैरिज नहीं करवाना चाहती थी। निशा, तुम इन कपड़ों में रसोई घर में क्यों आ गई? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं तो ये कपड़े रोज पहनती हूँ। पहनती रही होगी, पर यहाँ ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। तुम भी ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। मैं इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ और मैं इसी तरह के कपड़े पहनूंगी।
तो फिर निकल जाओ मेरी रसोई से, जाकर अपनी एक्सरसाइज ही करो। कोई जरूरत नहीं है पहली रसोई या फिर इस घर के किसी काम को करने की। संगीता की बातें सुनकर निशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। बस बहुत हुआ। एक तो मैं इतनी मेहनत से पहली रसोई के लिए इतनी जल्दी उठी, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की, ऊपर से इन लोगों के अलग अलग नखरे। मैं नहीं कर रही कोई पहली रसोई, जो इन्हें करना है खुद करे, और ना ही अब मैं कोई काम करूंगी। देखती हूँ क्या कर लेते हैं। यह फैसला लेने के बाद निशा अपनी पहली रसोई की रस्म भी नहीं करती है और सभी के बोलने पर उन्हें पलटकर उल्टा जवाब देती है। यह सब देखकर घरवाले कहते हैं, अरे छोड़ो, रहने दो। वैसे भी लव मैरिज वाली बहुएं किसी काम की नहीं होती हैं। हाँ बड़ी बहू, तू ही काम कर, और वैसे भी अब तक तो तू ही करती थी, चल काम पर लग जा। लव मैरिज वाली बहू के काम न करने पर अरेंज मैरिज वाली बहू से ही सारा काम करवाया जाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन पायल किचन में खाना बना रही होती है। तभी संगीता पायल के पास आती है। ये क्या बहू, तुमने गोभी की सब्जी बना दी? आज किसी का भी गोभी खाने का मन नहीं है, तू दोबारा सब्जी बना, एक काम नहीं होता तुझसे। ठीक है माँ जी, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। इतना कहकर अरेंज मैरिज वाली बहू खाना बनाने लगती है। वहीं लव मैरिज वाली बहू ये सारी चीजें देख रही थी। ये लोग दिन रात जेठानी जी से इतना काम क्यों करवाते हैं? और बेचारी मासूम जेठानी जितना काम करती हैं, उसके बावजूद सभी परिवार वालों के ताने भी सुनती हैं। कितने नखरे हैं सभी के। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर आखिरकार एक दिन निशा परेशान होकर अपने पति से इस बारे में पूछने का सोचती है। सभी लोग जेठानी जी को इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं? आज मैं विजय से पूछ ही लूंगी। यह सोचकर निशा रात होने का इंतजार करने लगती है और जब रात को विजय घर आता है। विजय सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा की बात सुनकर विजय तुरंत निशा के पास जाता है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ जेठानी जी के साथ सभी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो फिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरा भी हक बनता है इस घर के राज और इस घर की सारी चीजों के बारे में जानने का। तुम मुझे बताओगे या नहीं? सुनो, देखो क्या हुआ था। एक बार भाभी अगले साल मेडिसिन खाकर किसी तरह प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हुआ यूं कि इस तरह नाजुक समय होता है, इसे संभल कर रहना चाहिए। तो अपनी अच्छी तरह से देखभाल करना, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी, अपना भी और इस दुनिया में आने वाली नन्ही जान का भी। इतना कहकर पायल किचन में काम करने चली जाती है। ये अचानक चक्कर कैसे आने लगे? क्या हो रहा है? पायल किचन में काम कर रही थी और तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है और उसके पेट के ऊपर तवा गिर जाता है। तवा गिरने की आवाज सुनकर सभी परिवार वाले तुरंत इकट्ठा होते हैं और पायल का डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। देखिए, पेट पर तवा गिरने की वजह से नाजुक बच्चे को हम नहीं बचा पाए, हमें माफ कर दीजिए। और इस दुर्घटना के बाद भाभी कभी भी फिर से बच्चा कंसीव नहीं कर पाई और इस वजह से पूरा परिवार उनसे अच्छी तरह बात नहीं करता और नाराज रहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। बेचारी जेठानी जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा छोड़ो, पुरानी बातें हैं, ज्यादा मत सोचो। मैं जा रहा हूँ नीचे डिनर करने, तुम भी आ जाना। इतना कहकर विजय नीचे चला जाता है। मेरे ससुराल वालों को बच्चा इतना ही प्यारा है। अगर मैं भी बच्चा कर लूं तो ये लोग लव मैरिज की वजह से जो मुझसे नाराज हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मुझे मेरा फिगर बहुत प्यारा है। अगर मैंने बच्चा किया तो सालों की मेहनत महीनों में खराब हो जाएगी। ये सोचने के बाद निशा बच्चे के खिलाफ हो जाती है और फिर से नीचे आकर सभी के साथ डिनर करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन एक मेहमान घर आते हैं। देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी बहू का तो अभी भी कोई बच्चा नहीं है और ना ही वो कर सकती है। तो आप लोग क्यों ना अपनी छोटी बहू को ही बोले। अरे लेकिन इतनी जल्दी ही कैसे? अरे इतनी जल्दी कैसे? मेरी बहू ने तो 1 ही महीने में खुशखबरी सुना दी थी। हाँ, आपकी बहू के तो फिर भी 2 महीने हो गए, अब नहीं तो और कब? इस तरह जो भी मेहमान घर आता वो बच्चे करने और खुशखबरी सुनने की बात जरूर कहकर जाता, जिसे घर वाले भी निशा पर प्रेशर डालने लगते हैं। देख बहू, यही सही समय है बच्चा करने का, वरना अगर कहीं तो बड़ी हो गई तो ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, अब तो अपने पोते पोती को गोद में खिलाने का मन कर रहा है। कुछ ही दिनों की तो मैं मेहमान हूँ, पता नहीं कब चल बसूं। वैसे बड़ी बहू ने तो एक खुशखबरी सुनाते सुनाते ही हमसे छीन ली। कम से कम तू तो हमें खुशखबरी सुना दे। निशा हर बार मना करती और पूरा परिवार उसे हर बार इसी तरह फोर्स करता रहता था, जिससे निशा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उफ, इन लोगों को तो बच्चा करने के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। न जाने कब से खुशखबरी सुना दो कि रट लगाए बैठे हैं। आज ही विजय से बात करनी पड़ेगी। निशा कमरे में बड़बड़ा रही थी, तभी विजय आता है, जिसे देखते ही निशा अपनी सारी परेशानी बता देती है। अरे तो इसमें तुम्हें दिक्कत ही क्या है?
अगर सब कह ही रहे हैं तो कर लो ना। ये क्या, तुम भी शुरू हो गए सबकी तरह? तुम्हें नहीं पता बहुत दिक्कत है? रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब निशा अकेले ही कमरे में अक्सर परेशान बैठी रहने लगी थी। सभी की बातें उसके मन में घूम रही थी कि तभी उसी वक्त उसके फ्रेंड हेमंत का फोन आता है। क्या हुआ, तू इतनी आज टेंशन में क्यों है? तुझे तो पता है मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर परिवार के साथ साथ पूरी सोसाइटी मेरी शादी के बाद बच्चे की रट लगाए पड़ी है। शादी के बाद समय पर बच्चे हो जाने चाहिए, सबने एक ही बात की रट लगाकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे तो एक बच्चे के लिए इतनी परेशान होने की क्या बात है? दे दो उन्हें एक बच्चा। वैसे भी आज नहीं तो कल तो तुम्हें बच्चा करना ही है ना। हाँ, बच्चा करना है, पर मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना है। अभी मेरी शादी हुए 2 महीने ही हुए हैं और मेरी फिगर बनाने में मुझे पूरे 4 साल लगे हैं। सिर्फ कुछ महीनों की वजह से मैं अपनी सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहती हूँ। अरे बच्चों के लिए फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना तेरा फिगर खराब किए भी तू अपने ससुराल वालों को अपने बच्चे का मुंह दिखा सकती है। बकवास मत कर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी कई फ्रेंड्स को देखा, एक बच्चे में ही पूरा फिगर खराब हो जाता है। स्लिम ट्रिम लड़की भी मोटी भैंस हो जाती है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मेडिकल साइंस के पास तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? सरोगेसी चाइल्ड। तू अपना बच्चा किसी औरत दूसरी की कोख में पाल सकती है, फिर डिलीवरी के बाद सरोगेट मॉम बच्चा तुझे हैंड ओवर कर देंगी। तू सच कह रहा है? ये पॉसिबल है और ये सेफ है? इससे मेरा फिगर खराब नहीं होगा? अरे सरोगेसी पूरी तरह से सिक्योर है और फॉर्चुनेटली सरोगेसी हमारे हॉस्पिटल में होती है। ठीक है, मैं अपने पति के साथ तेरे हॉस्पिटल आऊंगी। अगले दिन निशा विजय के साथ अपने दोस्त के सरोगेसी सेंटर पहुंचती है। निशा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? विजय, इससे मिलो, ये मेरा फ्रेंड है हेमंत, ये सरोगेसी सेंटर इसी का है। निशा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? विजय, तुम्हारी फैमिली को एक बच्चा चाहिए और मुझे मेरी वेल मेंटेन फिगर। सरोगेसी बेस्ट आइडिया है जिससे मैं और तुम्हारा परिवार दोनों खुश हो जाएंगे। निशा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कंसीव भी कर सकती हो, इसलिए तुम सरोगेसी नहीं करवा सकती हो। विजय, ये सरोगेसी सेंटर मेरा है। निशा यहाँ सरोगेसी करवा सकती है। विजय, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे परिवार को बच्चा दे सकती हूँ, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। घर वाले नहीं मानेंगे, उनसे छुपकर तुम ये सब कैसे करोगी? वो सब मैं बता दूंगा, पहले तुम दोनों अपने अपने सैंपल्स दे दो। अपने परिवार वालों की खुशी के लिए विजय सरोगेसी चाइल्ड के लिए मान जाता है। फिर एक्सपर्ट निशा के एग्स और विजय के स्पर्म सैंपल लेते हैं और लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी से एग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फिर एक दिन हेमंत निशा और विजय को बुलाता है और उन्हें स्क्रीन पर उनका टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाता है। ये देखो निशा और विजय, यही है तुम्हारा बेबी। कनक जी, बाहर आइए। हेमंत के कहने पर कनक सामने आती है। ये कनक जी हैं, आप दोनों के बच्चे की सरोगेटिव मॉम। हम कनक जी की कोख में आपके बच्चे को ट्रांसफर करेंगे। हेमंत इलीगल तरीके से बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के कनक को निशा और विजय के बच्चे की सरोगेटिव मॉम बना देता है और सभी सरोगेटिव मॉम की तरह कनक को स्ट्रिक्टली अपने अंडर में छुपा कर रखता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हेमंत निशा को फोन करता है। निशा, मैंने जो दवाई तुम्हें दी थी वो खा लो। दवाई खाते ही तुम माँ बनने के लक्षण तुम्हारे अंदर दिखने लगेंगे और फिर मैं तुम्हारे घर आकर सभी को खुशखबरी दे दूंगा कि तुम माँ बनने वाली हो। निशा हेमंत की दी हुई दवाई खा लेती है और अगले दिन सुबह एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो जाती है। निशा, निशा, माँ जी, देवर जी, निशा बेहोश हो गई। पायल की आवाज सुनकर सभी पायल के पास पहुंचते हैं। अरे भाई विजय, डॉक्टर को फोन करो। विजय निशा को उसके कमरे में लाकर डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही देर में हेमंत के भेजे डॉक्टर भी आ जाते हैं। पेशेंट कौन है? मैं हूँ, बिस्तर पर लेटी वो लड़की नहीं दिखती। डॉक्टर निशा को चेक करके बोलती है। खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर। फिर निशा को कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर चले जाते हैं। बहू, तूने तो वो शब्द सुना दिए जिनको सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। अरे खड़ा क्या है विजय, जा मिठाइयाँ ला, मोहल्ले में बांट। छोटी बहू, आज से तेरा सुबह सुबह दौड़ना कूदना बंद, अब तू सिर्फ अपने कमरे में आराम करेगी। मम्मी, मैं हूँ ना, भाभी को कोई काम नहीं करने दूंगी। हाँ देवरानी जी, अब आपको अपना खास ख्याल रखना है। अब क्या सब यहीं खड़े रहेंगे? निशा को आराम करने दीजिए। पूरा परिवार निशा और विजय को मुबारकबाद देते हुए कमरे से चला जाता है। एक बच्चे की खुशी ने तो इन सबका व्यवहार ही बदल दिया। मुझे फूटी आंख नापसंद करने वाले मेरे लिए मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और निशा अपने कपड़े धोने बाथरूम में आती है, जहाँ रीना पहले से उसके कपड़े धो रही होती है। अरे रीना, तुम मेरे कपड़े क्यों धो रही हो? छोड़ो, मैं धो लूंगी। नहीं भाभी, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, आपके कपड़े धोना आज से मेरी जिम्मेदारी है। निशा अपने कमरे में आ जाती है। बहुत भूख लग रही है, कुछ बना कर खाती हूँ।
किचन में जाने का सोच ही रही होती है कि तभी पायल फ्रूट चाट और एक गिलास दूध लेकर आती है। निशा, माँ जी ने कहा है ना तुम्हें कमरे में आराम करने, ये लो तुम्हारे लिए नाश्ता। पहले पता होता प्रेगनेंसी के इतने फायदे हैं तो पहले दिन से ये ड्रामा शुरू कर देती। संगीता और गंगा निशा को कोई भी काम करने से सख्त मना कर देते हैं। निशा के छोटे छोटे काम भी रीना या पायल करती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन निशा अपने कमरे में डमी टमी लगा रही होती है। हेमंत ने क्या बढ़िया चीज दी है, किसी को पता ही नहीं चलता असली पेट है या नकली। तुम इस तरह मेरे परिवार को धोखा तो दे रही हो, पर डिलीवरी के वक्त क्या करोगी? कनक की डिलीवरी के एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी और कनक की डिलीवरी होते ही डॉक्टर बच्चा मुझे दे देंगे। झूठ बोलकर मैं अपने परिवार वालों को ही धोखा देने लगा। इससे अच्छी तो भाभी हैं, कम से कम परिवार वालों को धोखा तो नहीं दिया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन संगीता पायल और गंगा देवी के साथ बाजार से फल खरीद रही होती है। तभी पायल को उल्टियां होने लगती हैं। इतनी बड़ी हो गई, थोड़ी भी समझ नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। रास्ते में इस तरह उल्टियां कर रही है। पता नहीं माँ जी, अजीब सा मन हो रहा है और सर भी घूम रहा है। संगीता बहू याद है, पायल बहू जब माँ बनने वाली थी तभी उसे ऐसे ही लक्षण हो रहे थे। इसका मतलब पायल बहू भी माँ बनने वाली है। संगीता और गंगा देवी तुरंत पायल को लेकर अस्पताल आती है। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है और 2 महीने से प्रेग्नेंट है। कुछ मोशन की वजह से लक्षण देर से दिखे हैं। डॉक्टर से खुशखबरी सुनकर मिठाई का डिब्बा लेकर तीनों घर आ जाती हैं और सभी को पायल की प्रेगनेंसी के बारे में बताती हैं। किसी ने सच कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। भाभी, आज से आप भी कोई भारी काम मत कीजिएगा। बहू, अभी हम तेरी पहली गलती भूल नहीं पाए हैं। इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे सबसे खास बात बड़ी बहू का ध्यान तो रखना ही है, पर छोटी बहू के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरे बड़ी बहू को तो एक्सपीरियंस है, छोटी बहू का खास ख्याल यही रखेगी और जरूरत पड़ने पर बड़ी बहू भी छोटी बहू की मदद करेगी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू की प्रेगनेंसी से पूरे परिवार में खुशी भर जाती है। धीरे धीरे महीने बीतते हैं और निशा के बच्चे की सैरोगेटिव मॉम की डिलीवरी की डेट आ जाती है। निशा, तुम आज ही एडमिट हो जाओ। निशा हेमंत के कहने पर अस्पताल में एडमिट हो जाती है और अगले दिन पूरा परिवार कॉरिडोर में निशा और उसके बच्चे का इंतजार कर रहा होता है। तभी पायल के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है और उसे भी डिलीवरी रूम में लेकर जाया जाता है। मुबारक हो, आपकी दोनों बहुओं ने बेटे को जन्म दिया है। अरे महेंद्र, मिठाइयाँ मंगवा। संगीता बहू, तू घर आंगन सजवा, आज तो मैं खूब नाचूंगी। पूरा परिवार पायल और निशा के बेटे को लेकर घर आता है। पायल अपने बेटे को सीने से लगाए होती है, वहीं निशा के बेटे को रीना ने पकड़ा होता है। निशा, भाभी की तरह तुम भी हमारे बच्चे को गोदी में लो ना। मुझे नहीं लेना किसी बच्चे को गोदी में, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। निशा की बात परिवार वालों को पसंद नहीं आती है। निशा को कोई कुछ नहीं कहता और शाम को घर में छोटी सी पार्टी रखी जाती है। सभी मेहमानों को बुलाया जाता है और पड़ोस की औरतें नाच गाना कर रही होती हैं। निशा बहू, पायल की तरह तुम भी अपने बच्चों को गोदी में लो। आप लोगों के कहने पर मैंने बच्चा पैदा किया, अब मैं इसे गोदी लेकर नहीं बैठ सकती हूँ। निशा, सबके सामने तमाशा मत करो। सभी के कहने के बावजूद निशा अपने बच्चे को गोद में उठाने से मना कर देती है। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप चुप चुप। बच्चे को रोता देखकर अचानक भीड़ में से कनक आकर अपने बच्चे को उठा लेती है। रखो हमारे बच्चे को। कौन हो तुम? मैं इस बच्चे की सैरोगेटिव माँ हूँ, आपकी बहू इसकी माँ नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? कनक ममता में बहकर निशा की सारी प्लानिंग सभी को बता देती है। विजय, इस लड़की की बात सच है क्या? हाँ। बेटी, ले जाओ अपने बेटे को। तभी निशा के अंदर की ममता जाग जाती है। वो बच्चा मेरा है, उसका नहीं, रोको उसे। नहीं निशा, उसे बच्चे को ले जाने दो। तुम अपने फिगर पर ध्यान दो, तुम्हें बच्चे की क्या जरूरत है। इसलिए लोग कहते हैं लव मैरिज से अच्छी होती है अरेंज मैरिज बहू। कनक बच्चे को लेकर चली जाती है। निशा सिर्फ सोचती रह जाती है।